वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए सेट नंबर 5 लगाते हैं जो कि क्राउन बुक से ली गई है। सेट 4 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जो लोग सीडीपीओ बिहार दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह सारे क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा है? तो दोस्तों धोलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ प्रदेश में स्थित है। यह भारत की दूसरी बड़ी स्थल है। इसकी खोज जगपति जोशी ने की थी, लेकिन इसकी खुदाई आर.एस. बिष्ट ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो दोस्तों बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। बुद्ध ने कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य भी यहीं से थे तथा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय यहाँ व्यतीत किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। तो दोस्तों सप्तपर्णी गुफा राजगीर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो दोस्तों बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीविकों ने आश्रय गृह के रूप में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 16 महाजनपदों के युग में वैशाली इनमें से किसकी राजधानी थी? तो दोस्तों वैशाली राजधानी थी वज्जी की, जबकि काशी की राजधानी थी वाराणसी और वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी तथा सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो दोस्तों यह बना था लकड़ी का। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो दोस्तों कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन है शिलालेख 13 में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कालसी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? तो दोस्तों जो कारण नहीं था वह है अरब आक्रमण, जबकि हुन आक्रमण, प्रशासन के सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्तीय गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, यह तीनों कारण गुप्त साम्राज्य के पतन के थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। तो दोस्तों यह आयोजन किया गया था कन्नौज तथा प्रयाग में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। तो दोस्तों हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो दोस्तों चोल प्रशासन की विशेषता थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो दोस्तों उस वंश का नाम है चालुक्य वंश, जिसके द्वारा महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन था? तो दोस्तों वह था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? तो दोस्तों उस शासक का नाम है शेरशाह। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो दोस्तों वह राज था मेवाड़, जिसने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो दोस्तों मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बंगाल के नीम में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो दोस्तों वह कारखाना था चिंसुरा, जिसने डचों ने स्थापित किया था बंगाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पलासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल में स्थित है। पलासी की लड़ाई दोस्तों 23 जून 1957 में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो दोस्तों इस्तमरारी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 1857 के विप्लव के नायक और सूची 2 में उनके कार्यक्षेत्र दिए गए हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो दोस्तों ए का मिलान हो जाएगा 4 से, यानी बख्त खां दिल्ली से नेतृत्व किए थे। और बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 से, मौलवी अहमदुल्ला जो कि अवध से नेतृत्व किए थे। और सी का मिलान हो जाएगा 3 से, कुंवर सिंह आरा से किए थे। और डी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 2 से, नाना साहब जो कि कानपुर से नेतृत्व किए थे। इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो दोस्तों उल गुलान विद्रोह जो कि बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। उल गुलान या मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे और इनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों वह व्यक्ति थे केशव चंद्र सेन, जिन्होंने 1872 में
नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अगला प्रश्न देखते हैं। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन ए। लियाकत हुसैन ने 22 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया था। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। 22 साल सम्मेलन जो कि 1906 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता एस अब्दुल रसूल ने की थी, न कि लियाकत हुसैन ने। बाकी सभी कथन सही दिए गए हैं। 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार था। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? इन ऑप्शनों में आपको बताना है। तो दोस्तों जो घटना सबसे पहले हुई थी वह है चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुई थी, जबकि खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी वीपी वाडिया ने। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो दोस्तों वह व्यक्ति थे तेज बहादुर सप्रू और चितरंजन दास, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? तो दोस्तों वह सदस्य था सर जॉन साइमन, जो कि उदारवादी दल का था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्य समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो दोस्तों वह था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिए गए हैं परंपरा और एक तरफ दिए गए हैं राज्य का नाम। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। तो दोस्तों जो सुमेलित है वह है 2 और 3। मधुबनी एक पारंपरिक चित्रकला है
जो कि बिहार राज्य की है, और सिंधु खब्बा सिंधु दर्शन उत्सव जो कि जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है, जबकि गतका एक पारंपरिक सामरिक कौशल है जो कि पंजाब राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नंदा देवी चोटी है। तो दोस्तों नंदा देवी चोटी है गढ़वाल हिमालय का भाग है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, बागमती, कमला, कोसी तथा गंडक। यह चारों नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। इस प्रकार ऑप्शन ई हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिए गए हैं प्रसिद्ध स्थान और एक तरफ दिए गए हैं नदी का नाम। उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। तो दोस्तों जो सुमेलित है वह है 1 तथा 2। पंढरपुर जो कि प्रसिद्ध स्थान है चंद्रभागा नदी पर स्थित है। पंढरपुर महाराष्ट्र में स्थित है। तिरुचिरापल्ली जो कि कावेरी नदी के तट पर स्थित है। और अगला है हम्पी जो कि तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, ना कि मालप्रभा पर। इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। तो दोस्तों मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है खेतों में जिप्सम का उपयोग करके। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो दोस्तों वह क्षेत्र है उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत। उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत भारत में कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जादूगोरा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जादूगोरा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। जादूगोरा जो कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। तो दोस्तों यह चलाने की योजना है मुंबई अहमदाबाद के मध्य। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? तो दोस्तों वह अप्रमुख बंदरगाह है दाहेज, जबकि कोचीन, पारादीप तथा न्यू मंगलोर यह तीनों प्रमुख बंदरगाह हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है आपको बताना है। तो दोस्तों जो सत्य कथन है वह है ऑप्शन सी, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो दोस्तों महाद्वीप अलग हुए हैं विवर्तनिक क्रिया से। ऑप्शन बी हो जाएगा सही।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था? तो दोस्तों पराग्वे की राजधानी है अंसिसिन। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम सजाना है आपको। तो दोस्तों जो सही अनुक्रम है वो है ऑप्शन सी। पहले होगा क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर आयन मंडल। क्षोभ मंडल की दोस्तों ऊंचाई होती है धरातल से 14 किलोमीटर, जबकि समताप मंडल की ऊंचाई होती है 14 से 50 किलोमीटर तथा मध्यमंडल की ऊंचाई होती है 50 से 80 किलोमीटर और आयन मंडल की ऊंचाई होती है 80 से 640 किलोमीटर के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, टैगा वन विशिष्टता है? तो दोस्तों यह विशिष्टता है समशीतोष्ण क्षेत्र की। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, सैक्रामेंटो सॉन जोवाक्यून घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, यह अवस्थित है? तो दोस्तों यह अवस्थित है कैलिफोर्निया राज्य में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। दोस्तों आगे 10 क्वेश्चन मैथ के दिए गए हैं, जिनको भी बनाना हो तो वह वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। मैं सभी का आंसर बता देता हूं। तो दोस्तों 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो दोस्तों जो ऊष्मा की इकाई नहीं है वह है ऑप्शन डी वाट। वाट जो कि शक्ति का मापन किया जाता है, जबकि कैलोरी, किलो जूल तथा किलो कैलोरी यह तीनों ऊष्मा की इकाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह थर्मामीटर जो 2000 सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह कौन सा है? तो दोस्तों वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर।
जो 2000 सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रकृति में ज्ञात बलों के 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबक तथा दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो दोस्तों जो सही नहीं है वह है ऑप्शन ए, गुरुत्व चारों में से सबसे प्रबल है। तो दोस्तों यह गलत दिया गया है। सबसे प्रबल होता है नाभिकीय बल, अति लघु परास बल होता है। इसका परास 10⁻⁻15 मीटर होता है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। विद्युत चुंबक सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकता का कारण है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। तो दोस्तों यह आर पार जाती है सभी पारदर्शी माध्यम के। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सेल्सियस व शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेल्सियस व शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया है। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पर पहुंचे। चूरू का 48 डिग्री सेल्सियस और चूरू का 95 डिग्री सेल्सियस माइनस करेंगे तो 47 डिग्री होगा। ऐसे ही शिमला का 24 डिग्री सेल्सियस और 71 डिग्री सेल्सियस को माइनस करेंगे तो 47 डिग्री होगा। इसलिए दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पर पहुंचे। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉस्मिक किरण के बारे में क्या सत्य है। तो दोस्तों जो सत्य है वह है ऑप्शन ए, यह आवेशित कण है। बाकी सभी गलत दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि फिलामेंट के तार का गलनांक उच्च होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, परमाणु रिएक्टर क्या है। तो दोस्तों परमाणु रिएक्टर है आणविक भट्टी। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला संचालन उपग्रह कहां से छोड़ा गया था। तो दोस्तों इसे छोड़ा गया था श्रीहरिकोटा से। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। इसे दोस्तों 1 जुलाई 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित क्रम है। आपको मिलान करना है। तो दोस्तों ए का मिलान हो जाएगा 2 से रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 से पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी।
सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से। एक्सरे की खोज W.K. रॉन्टजन ने की थी। और डी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 3 से। चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो दोस्तों ए का मिलान हो जाएगा 2 से। शून्य द्रव्यमान जो कि न्यूट्रॉनों में होता है। बी का मिलान हो जाएगा 3 से। आंशिक आवेश क्वार्क। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 से। आंशिक प्रचक्रण पॉजिट्रॉन। और डी का मिलान हो जाएगा दोस्तों, डी का मिलान 4 से हो जाएगा। पूर्णांक प्रचक्रण फोनॉन। इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो दोस्तों यह मूल तत्व है सिलिकॉन। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व है सिलिकॉन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मन चालक नहीं है? तो दोस्तों वह अधातु है ब्रोमीन, जो कि विद्युत का मन चालक नहीं है। जबकि सल्फर, सिलीनियम तथा फास्फोरस ये तीनों विद्युत का मन चालक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अश्रु गैस क्या है? तो दोस्तों अश्रु गैस है अमोनिया। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है क्लोरोएसेटिनोफिनोन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक अज्ञात गैस जल की शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद ध्रुव भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सा है? तो दोस्तों यह अज्ञात गैस है अमोनिया। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो दोस्तों जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है वह है ऑप्शन डी नायलॉन। जबकि ऊन, चमड़ा तथा रेशम यह तीनों प्राकृतिक बहुलक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएस का अन्य नाम है? तो दोस्तों आरडीएस का एक अन्य नाम है साइक्लोनाइट। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आरडीएस की खोज फ्रेडरिक हेनिंग के द्वारा की गई थी। इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं। इसे यूएसए में साइक्लोनाइट, जर्मनी में हेक्सोजन तथा इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। तो दोस्तों यह मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? तो दोस्तों डीएपी में 18% नाइट्रोजन तथा 46% फास्फोरस पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन डी
पड़ा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिमो फर्मी, यह दोस्तों गलत दिया गया है। पड़ा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण जीटी सीबॉर्ग ने किया था। बाकी सभी सही दिए गए हैं। मेसन की खोज युकावा ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन एम यूएफ हेस ने की थी। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा एच.ए. बेथे ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। तो दोस्तों फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी, जबकि फेरेनोलॉजी के अंतर्गत मस्तिष्क के विभिन्न भागों का अध्ययन किया जाता है और एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है तथा पेलिनोलॉजी में विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उस्तर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यार साचर है? तो दोस्तों यह है कवक मूल। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो दोस्तों वह पौधा है धान, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, जबकि चना, सेम तथा मटर यह तीनों पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इसे उल्लेख में Hg से तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों Hg का तात्पर्य है मरकरी से। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो यह हाइपरटेंशन की अवस्था में होगी। इसमें उल्लेखित Hg से तात्पर्य है मरकरी या पारे से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि यह ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वास्थ्य बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह शरीर में चयापचय के उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो दोस्तों वह विटामिन है विटामिन डी, जिसे हार्मोन माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो दोस्तों मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है पीलिया या तिल्ली। मलेरिया एक प्रोटोजुआ रोग है। अगला प्रश्न देखते हैं, हीमोफिलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन। तो दोस्तों हीमोफिलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती है और जो प्रकट पुरुषों में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बायोचिप में क्या होता है? तो दोस्तों बायोचिप में आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। बायोचिप में आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन होते हैं। यदि यह शरीर में लगा दिया जाए तो बहुत सारे उपकरण व्यक्ति के सिर्फ इशारे पर कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो दोस्तों वह अधिनियम था चार्टर एक्ट 1833 का अधिनियम। चार्टर एक्ट 1833 का अधिनियम के द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा में वैक्स मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो दोस्तों संविधान सभा में वैक्स मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना आज़ाद ने। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो दोस्तों वह शब्द है लोक कल्याण, जो कि भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, जबकि समाजवादी, प्रभु संपन्न, पंथ निरपेक्ष यह तीनों शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 12 से 35, जिसके द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो दोस्तों यह भिन्न है। निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? वह अनुच्छेद बताना है आपको। तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 111, जिसके द्वारा राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति में प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 257। अनुच्छेद 257 के द्वारा प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति में प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अगला प्रश्न देखते हैं। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। तो दोस्तों यह जमा होता है भारत की संचित निधि में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों जनहित याचिका की शुरुआत न्यायिक पहल द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदात्मक विधायिका नहीं है? तो दोस्तों वह राज्य है एमपी, जिसमें द्विसदात्मक विधायिका नहीं है, जबकि यूपी, बिहार तथा कर्नाटक यह तीनों राज्यों में द्विसदात्मक विधायिका हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार
संविधान के साथ धोखा है। तो दोस्तों इसे कहने वाले व्यक्ति थे के.एम. नाम्बियार। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्य या राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं? तो दोस्तों वह राज्य है असम। 371 ख के द्वारा असम राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है, जबकि महाराष्ट्र और गुजरात को अनुच्छेद 371 में विशेष दर्जा दिया गया है, जबकि नागालैंड को 371 क में तथा मणिपुर को 371 ग में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो दोस्तों वह है चुनाव की अधिसूचना जारी करना। यह चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। चुनाव की अधिसूचना जारी करना चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। यह संसद के संदर्भ में राष्ट्रपति तथा राज्य विधानमंडल के संदर्भ में राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यदि टाटा कंपनी किसी उत्पाद को विदेश में आयात करती है तो उसे कौन सा कर देना पड़ेगा? तो दोस्तों उसे देना पड़ेगा सीमा शुल्क। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आयात और निर्यात पर सीमा शुल्क लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मानव विकास सूचकांक तैयार करने में निम्नलिखित में से किस पैरामीटर का उपयोग नहीं किया जाता है? तो दोस्तों वह पैरामीटर है देश की पर्यावरणीय स्थिति। देश की पर्यावरणीय स्थिति का प्रयोग भारत में मानव विकास सूचकांक तैयार करने में नहीं किया जाता है। मानव विकास सूचकांक 3 मापदंडों पर आधारित है। पहला है जीवन स्तर, दूसरा है जीवन प्रत्याशा और अगला है स्कूली शिक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का कार्य नहीं है? तो दोस्तों जो आरबीआई का कार्य नहीं है वह है ऑप्शन डी, कृषि विकास के लिए किसानों को प्रत्यक्ष रूप से धन आवंटित करना। बाकी सभी आरबीआई के कार्य हैं बैंकों का बैंक, क्रेडिट नियंत्रक तथा विदेशी मुद्रा को रखने वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? तो दोस्तों जो सही मेल खाता है वह है ऑप्शन बी, पाटन पटोला गुजरात। पटोला एक डबल इकत बुनी हुई साड़ी होती है जिसे पाटन गुजरात में बनाया जाता है। पटोला साड़ियाँ बहुत महंगी है क्योंकि यह साड़ियाँ भारत में केवल राजशाही शासन के दौरान शाही और कुलीन परिवारों की महिलाओं द्वारा पहनी जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जिस दिन राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है उसके डैश के अंदर ही इसको संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसे अनुमोदित किया जाना चाहिए 2 माह के भीतर। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं।
किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजाई अधिनियम पारित किया है? तो दोस्तों वह देश है अमेरिका, जिसने पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजाई अधिनियम पारित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है? तो दोस्तों पंख योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लकड़ी के खिलौने, स्थानीय कलाकृति, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों वह राज्य है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से किस राज्य को पहला स्थान दिया है? तो दोस्तों पहला स्थान दिया गया है उड़ीसा राज्य को। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से उड़ीसा को पहला स्थान दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों वह राज्य है राजस्थान। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता द्वारा लाभकारी संस्था रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं? तो दोस्तों कामी रीता शेरपा जो कि नेपाल की रहने वाली है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो दोस्तों वह होम किट का नाम है कोविसेल्फ। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सदस्य देशों में इंक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो दोस्तों वह देश है भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में जल आपूर्ति के लिए बुनियादी ढांचा को विकसित करने के लिए 112 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों वह राज्य है झारखंड। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने दोहरी मार करने वाली
किस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों वह परमाणु मिसाइल है अग्नि प्राइम का। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व जूनोस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जूनोस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। हर साल 6 जुलाई को जूनोटिक रोगों को जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जूनोस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस देश ने इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास खोल दिया है? तो दोस्तों वह देश है यूएई। यूएई ने इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास खोल दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में निम्न में से किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो दोस्तों वह जापानी छात्रा का नाम है निशिया मोमोजी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी की श्रेणी में डाल दिया है? तो दोस्तों देश के 24 विश्वविद्यालय को फर्जी की श्रेणी में डाल दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऐप विश्व भर में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है? तो दोस्तों उस ऐप का नाम है टिकटॉक। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सोशल मीडिया संस्थान ने तालिबान और उसके समर्थन करने वाली सभी सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों वह सोशल मीडिया संस्थान है फेसबुक, जिसने तालिबान और उसके समर्थन करने वाली सभी सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के निर्वाचन आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों बिहार के निर्वाचन आयोग के सचिव के रूप में मुकेश कुमार सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक है अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला संस्कृति एवं पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वह राज्य है उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक पदक एमा मैकोन ने जीता है। टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीतने का कारनामा ऑस्ट्रेलिया के 27 वर्षीय महिला तैराक एमा मैकोन ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के नए वायुसेना अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों भारत के नए वायुसेना अध्यक्ष हैं वी.आर. चौधरी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार में अब तक कुल कितने मुख्यमंत्री मुस्लिम समुदाय से बने हैं? तो दोस्तों बिहार में केवल एक मुख्यमंत्री मुस्लिम समुदाय से बने हैं और उनका नाम है अब्दुल गफूर खान।
अगला प्रश्न देखते हैं, 74वें संशोधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों जो कथन सही है वह है 1 और 2। इसमें अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक के प्रावधान हैं। इसने संविधान में एक नई 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है, जिसमें नगर पालिकाओं की 18 कार्यात्मक आइटम शामिल हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार की वह पहली बुजुर्ग महिला जिसने परंपरा के विरुद्ध जाकर जन कल्याण हेतु मरणोपरांत शरीर दान किया था। तो दोस्तों वह महिला थी वसुधा देवी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 31 मार्च 2021 को बिहार के मिथिला के दरभंगा निवासी वसुधा देवी बिहार की प्रथम बुजुर्ग महिला जिन्होंने परंपरा के विरुद्ध जाके जल कल्याण हेतु मरणोपरांत शरीर दान किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस प्रख्यात साहित्यकार का जन्म शती समारोह आयोजित किया गया? तो दोस्तों वह प्रख्यात साहित्यकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस राज्य सरकार ने लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन की शुरुआत की है? तो दोस्तों वह राज्य है बिहार, जिसने लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन की शुरुआत की है। बिहार में लक्ष्मीबाई पेंशन योजना 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी विधवाओं को लाभान्वित करती है जिनकी वार्षिक परिवार की आय 60,000 रुपये से कम है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त 2021 में DCGI ने आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए किस वैक्सीन की मंजूरी दी है? तो दोस्तों वह आपातकालीन वैक्सीन है जाइकोव डी। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है अमेरिका ने। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, 2019-20 में बिहार के चावल उत्पादन में प्रमुख जिला निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों बिहार में चावल उत्पादन में प्रमुख जिला है रोहतास। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, साथ निश्चय योजना 2 में स्वच्छ गांव समृद्ध गांव कार्यक्रम के तहत कौन सी घटक शामिल नहीं है? तो दोस्तों जो घटक शामिल नहीं है वह है ऑप्शन डी, हर घर फाइबर के तहत इंटरनेट। साथ निश्चय योजना 2 में स्वच्छ गांव समृद्ध गांव कार्यक्रम के तहत सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाना, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, पशु एवं मत्स्य संसाधन का विकास शामिल है। केवल हर घर फाइबर के तहत इंटरनेट शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक व्यय सामाजिक सेवाओं पर कितना करोड़ किया गया था? तो दोस्तों सर्वाधिक व्यय सामाजिक सेवाओं पर किया गया था 55,333 करोड़। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में उगाई जाने वाली नकदी फसलों में प्रमुख फसल कौन सी है? तो दोस्तों बिहार में उगाई जाने वाली नकदी फसल में शामिल है गन्ना।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गंगा नदी बिहार किस जिले से प्रवेश करती है? तो दोस्तों गंगा नदी बिहार के बक्सर जिले से प्रवेश करती है। बिहार में गंगा बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है और कटिहार जिले में राज्य को छोड़ती है। इस पूरे क्रम में गंगा करीब 526 किलोमीटर का सफ़र करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी थी? तो दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर थी 61.8%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर थी 71.20% तथा महिला साक्षरता दर थी 51.50%। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के अर्थव्यवस्था के विकास में सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि दर किस क्षेत्र का रहा है? तो दोस्तों वह क्षेत्र रहा है तृतीय क्षेत्र का। अगला प्रश्न देखते हैं, उमियाम झील या बारापानी झील किस प्रदेश में है? तो दोस्तों उमियाम झील या बारापानी झील मेघालय राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, BH सीरीज क्या है? तो दोस्तों BH सीरीज है नया पंजीकरण चिन्ह। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन डॉक्टर अंबेडकर के संबंध में सही नहीं है? तो दोस्तों जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन डी। उन्होंने 1965 में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो दोस्तों यह गलत दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। बाकी सभी सही दिए गए हैं। भीमराव लगभग 15 वर्ष आयु के थे तो उनकी शादी 9 साल की लड़की रमाबाई से कराई गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अंबेडकर के विचारों पर आधारित था जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किए थे। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो दोस्तों वह खिलाड़ी का नाम है डेल स्टेन, जिसने दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्तों भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, IPL 2022 टूर्नामेंट में टीमों की कुल संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों IPL 2022 टूर्नामेंट में टीमों की कुल संख्या 10 होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम 2 बार भौतिकी से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वह नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम है जॉन बार्डिन। जॉन बार्डिन एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जिन्हें 1956 और 1972 में 2 बार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, बिहार प्रवासी पक्षी उत्सव किस जिले में मनाया गया है? तो दोस्तों बिहार प्रवासी पक्षी उत्सव भागलपुर जिले में मनाया गया है। थैंक यू।